प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर में कोरिलेशन कैसे करते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल डिस्कस व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि आर में रिग्रेशन को कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। अगेन दिस रिग्रेशन पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हम लोग रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग सिंपल रिग्रेशन को आर में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, दैट वी विल सी। थर्ड पार्ट में हम लोग सीखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, और फोर्थ पार्ट में हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को आर में एग्जीक्यूट कराएंगे। तो कुल मिला के इट्स ए वंडरफुल सीरीज ऑफ 4 lectures which will clear your concept related to simple regression and multiple regression, and side by side it will also teach you how to perform both the concepts of simple and multiple regression in R programming language. सो लेट्स स्टार्ट। कोरिलेशन हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, तो कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस की बात करते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। तो जब भी हम लोग कोरिलेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो इट मीन्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कॉजेशन। कॉजेशन जिनको नहीं पता है तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। कॉजेशन मीन्स कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मीन्स अगर हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक्स का इफेक्ट वाई पे कितना पड़ रहा है, देन इट्स ए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बट कोरिलेशन में ये स्टडी हम लोग नहीं कर सकते। तो कोरिलेशन में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, क्या दो न्यूमेरिक वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। ठीक, तो हम कह सकते हैं एक्स एंड वाई आर कोरिलेटेड मीन्स दे मूव टुगेदर। ठीक, तो आई एम सिंपली चेकिंग कि वेदर देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, यस और नो। ठीक, तो हम लोगों ने ये भी बात करी थी, अगर हाई कोरिलेशन है इट मीन्स इट द वैल्यू विल रीच अराउंड 1, लो है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर 0 आ गया इट मीन्स देयर इज ए नो कोरिलेशन। वी डू नॉट नो वेदर एक्स कॉजेज द चेंज इन वाई और वाई कॉजेज द चेंज इन एक्स। तो कोरिलेशन में हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि एक्स वाई पे इम्पैक्ट डाल रहा है या एक्स में वाई की वजह से चेंजेस हो रहे हैं या वाई में एक्स की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। सच थिंग्स वी कैन नॉट आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। नाउ इफ समबडी विल आस्क कि सर मान लीजिए हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि एक्स का वाई पे इम्पैक्ट है और कितना इम्पैक्ट है। ठीक, तो whenever we are interested to find such type of a study or interested to do such type of a study, then it's an example of regression analysis. ठीक, तो regression analysis will measure how of change in y caused by x or vice versa. मीन्स जब भी आप कॉज और इफेक्ट की बात करेंगे तो इट मीन्स वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्स वेरिएबल का वाई वेरिएबल पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, और बहुत सारे लोग इसको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से भी जोड़ देते हैं, वेरी पॉपुलर टर्म नाउअडेज। तो आई वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द अदर वेरिएबल, अगर दूसरी वैल्यू आपको गिवन है। चलिए इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है सेल्स। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट पे अगर हम ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें तो क्या हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या जानना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, कॉज है, जिसकी वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सेल्स पे पड़ रहा है। तो अगेन इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, तो डेफिनेटली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ regression analysis. Let's take one more example. I want to predict कि सर अगर मैं रोज 5 घंटे प्रिपरेशन करूं तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ठीक, तो अगेन कॉज इसमें क्या है, प्रिपरेशन कॉज की वजह से इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मार्क्स पे पड़ रहा है। अगेन इट्स एन केस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, सो वी विल से सर इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। तो इन शॉर्ट व्हेनेवर वी पीपल आर इंटरेस्टेड इन कॉज एंड इफेक्ट, या हम ये जानना चाहते हैं कि एक्स वेरिएबल का वाई एक्सिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, then definitely we have to proceed for regression analysis. Second important thing is regression analysis आप जब भी करेंगे तो 2 टर्म्स जरूर आएंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर डिपेंडेंट किसे बनाएं, इंडिपेंडेंट किसे बनाएं। तो वेरी सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जो भी वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमको प्रिडिक्ट क्या करनी है, सेल्स प्रिडिक्ट करनी है। ठीक, तो इसको आप आंख मीच के क्या बना दीजिए, डिपेंडेंट वेरिएबल बना दीजिए। ठीक, और जिस पे बेस्ड आपको प्रिडिक्ट करनी है उसको आप क्या बना दीजिए, इंडिपेंडेंट। या हम ये भी कह सकते हैं जब डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता चल गया तो जो दूसरा बचा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वॉट एवर वैल्यू यू वांट टू प्रिडिक्ट, हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि सर कितनी सेल्स होगी अगर हम 5 लाख रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दें। तो वॉट वैल्यू यू वांट टू प्रिडिक्ट, सेल्स, तो डेफिनेटली सेल्स विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा बच गया उसको हम लोग ऑटोमेटिकली क्या बना दीजिए आप,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दीजिए। तो अब दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, रिग्रेशन एनालिसिस हम जब भी करेंगे तो दो चीज़ें, एक कॉज होगा और दूसरा इफेक्ट होगा, एंड सेकंड थिंग इज वन विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द सेकंड विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक, जैसे पिछले एग्जांपल हमारा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसका नाम क्या था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो इक्वेशन होती है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज करने की कोशिश करें, जब हम लोग 9th-10th में पढ़ी थी, तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बस इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, एम को बी बना दिया, एक्स सेम है, और सी को इन्होंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो कोई भी वेरिएबल नेम आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमको ये जानना है कि सर इसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या बताया है, जो वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी, प्रिडिक्ट हमें क्या करनी, उसको आप क्या लिख दीजिए, लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। ठीक, तो इसलिए अगर आप देखें इस इक्वेशन में y क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल, जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है, तो वॉट एवर वैल्यू वांट टू प्रिडिक्ट उसको आप एक्स एक्सिस में, सॉरी लेफ्ट साइड में लिख दीजिए। और ए प्लस, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसे आपको कहाँ लिख देना, राइट साइड में लिख देना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब क्वेश्चन आ गया सर ये a और b क्या है, तो b हमारा क्या है, स्लोप है, क्योंकि लाइन है, लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप जरूर होगा और लाइन का कोई ना कोई इंटरसेप्ट जरूर होगा। स्लोप और इंटरसेप्ट अभी भी हमारा अनक्लियर है, तो इसको भी, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे कि ये स्लोप क्या होता है और ये इंटरसेप्ट क्या होता है। तो लेट्स, तो एग्जाम्पल हमारा क्या था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर सेल्स, हमने क्या कर दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेल्स था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर था। इक्वेशन बनती y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, तो y की जगह हमने सेल्स लिख दिया, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इस इक्वेशन में एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम, जिसको भी आपने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है वो y की जगह लिख दीजिए, जिसको भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है उसको x की जगह लिख देना। तो अब आपकी जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, सेल्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लें। मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें है कि लास्ट ईयर के कितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे कितनी सेल्स उस कंपनी की हुई। तो जनवरी में 6 लाख रुपए उसने खर्च किए, 377 लैक्स उसकी सेल हुई। फरवरी में उसके 18 किया, इतनी सेल हुई। इस तरीके से पूरे लास्ट ईयर का जनवरी टू दिसंबर हमने एक डेटा निकाल लिया कि दीज आर द नंबर्स और दे हैव डन ऑन एक्सपेंडिचर, ऑन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, और ये इनकी सेल्स हुई। अभी हम जानना चाहते हैं कि सर ये जो नेक्स्ट जनवरी 2026 आएगा उसमें इनकी कितनी सेल्स होगी। ठीक, तो मान लीजिए सीईओ या ओनर जानना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम जनवरी 2026 में 50 लाख रुपए खर्च कर दें तो हमारी कितनी सेल्स होगी, तो क्या ये वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आंसर होगा यस, इफ वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेल्स इफ समबडी विल एक्सपेंड 50 लाख रुपीज ऑन एडवर्टीजमेंट। तो कैसे ये प्रिडिक्ट करेंगे, चलिए इसको हम लोग जल्दी से सीखते हैं। तो रिग्रेशन लाइन में हमने बताया था, रिग्रेशन लाइन एक्चुअली क्या कर देते हैं, वो सारे पॉइंट हमने क्या कर दिया, एक स्कैटर प्लॉट देखें आपने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने सेल्स ले लिया। तो ये जो ग्राफ था हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और सेल्स का, हमने एक स्कैटर प्लॉट बना दिया। ठीक है, आर में हम लोगों ने पढ़ा भी है कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्लॉट फंक्शन। तो प्लॉट फंक्शन से आपने बना दिया, तो ये सारे डॉट्स आपके निकल के आ जाएंगे। ठीक, ये ग्राफ बन के आ गया। तो रिग्रेशन लाइन एक्चुअली क्या कर रही है, कि जो डॉटेड लाइन हमने शो करी, इट इज योर रिग्रेशन लाइन। ठीक, तो रिग्रेशन लाइन वो लाइन है जिसका अगर हम इन सारे पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करें, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, तो जो एवरेज डिस्टेंस क्या आना चाहिए, वो मिनिमम आना चाहिए। ठीक, तो अगर हम किसी दूसरे डायरेक्शन में कोई भी लाइन ड्रॉ करके कोशिश करें तो उस केस में वो डिस्टेंस बाकी पॉइंट से मिनिमम नहीं आएगा। ठीक, तो मिनिमम किस केस में आएगा, इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ही बाकी पॉइंट से जो एवरेज डिस्टेंस आएगा वो नॉर्मली क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग वो स्पेशल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं विच हैज एवरेज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। और हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी जब भी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी दो चीज जरूर होंगी, एक तो उसका स्लोप होगा और दूसरा उसका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। और इक्वेशन की लाइन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हमारे केस में क्या, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा। तो मान लीजिए ये हमारी लाइन है, रिग्रेशन लाइन निकल के आ गई, ये क्या कर रही है, ये वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। अब जल्दी से हम लोग स्लोप और इंटरसेप्ट को भी समझ लेते हैं। तो स्लोप मीन्स क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो जो भी रिग्रेशन लाइन आपकी ड्रॉ हुई वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लोप बना देंगे। इट मीन्स वन थिंग इज क्लियर कि ये लाइन एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी उतना स्लोप इसका ज़्यादा आ जाएगा। सेकंड थिंग इज इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या है,
इस लाइन का ये जो भी आप लाइन ड्रॉ करें ये कहीं न कहीं वाई एक्सिस को कट ज़रूर करेगी और जिस भी पॉइंट पे वो कट करेगी, उस पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरसेप्ट बोल देते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरसेप्ट बोल देंगे। ठीक? और अगर ये लाइन नीचे कट करेगी, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक? अगेन आई एम रिपीटिंग, सॉरी। तो स्लोप क्या है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। इंटरसेप्ट क्या है? वो लाइन जो रिग्रेशन लाइन जो वाई एक्सिस पे कट करेगी, ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरसेप्ट बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। फाइनली जो आपकी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या सेल्स इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन बोल देते हैं। ए और बी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिग्रेशन पैरामीटर बोल देते हैं। ठीक? एक चीज़ और देखिए, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में सेल्स के डेटा आपको दिया होगा, हमारी प्रॉब्लम में दिया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया होगा, हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करनी है? ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक? तो नाउ वी कैन से ये डेटा हमें गिवन है, ये हमारी सिंपल रिग्रेशन की इक्वेशन हो गई। सेल्स का डेटा ये दिया हुआ है आपको, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का डेटा आपको गिवन है। द ओनली थिंग विच वी नीड टू आइडेंटिफाई ए एंड बी, वेयर ए इज इंटरसेप्ट एंड बी इज स्लोप। स्लोप मीन्स लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, इंटरसेप्ट वो जो लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उस इंटरसेक्शन पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो रिग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे? फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हम आपको आर में सिखाएंगे। और सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ए और बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करके हमारा इंटरसेप्ट आ गया, ए की वैल्यू आ गई 300 और स्लोप भी आ गया 35। तो हम क्या करेंगे? दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में लिख दिया। सेल्स इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 300 यहाँ रख दी, और बी की वैल्यू 35 है, तो बी इंटू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और ये हमारा प्रिडिक्टिव मॉडल या रिग्रेशन इक्वेशन बन के तैयार होगी। अब इस पर्टिकुलर प्रिडिक्टिव मॉडल से हम सेल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट ये भी सीख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल का इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हम यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू, सो अगर हम लोग इस प्रिडिक्टिव मॉडल जो हमने कैलकुलेट किया इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की जगह 1 वैल्यू पुट कर दें, तो कैलकुलेशन क्या निकल के आ जाएगी? 300 प्लस 35 इंटू 1। इन शॉर्ट वी कैन से कि अगर कोई भी कंपनी 1,00,000 रुपए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्च करती है, तो उसकी सेल्स कितनी बढ़ जाएगी? 35 लाख रुपीज़ उसकी सेल्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, विच इज़ नो डाउट इज़ ए बिग अमाउंट। इसका मतलब एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि मोर द कंपनी विल इन्वेस्ट इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, मोर विल बी इट्स सेल्स। करेक्ट? और एक और चीज़ निकल के देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो 35 हमारे क्या था? स्लोप है। तो हम कह सकते हैं स्लोप की पॉजिटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा इफेक्ट, ठीक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का सेल्स पे पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक? चलिए, अब किसी ने कहा सर इफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू 0, मान लीजिए सीईओ ने हमसे पूछा कि अगर हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे एक भी रुपए खर्च ना करें, तो हमारी सेल्स कितनी होगी? तो जरा कैलकुलेट करिए सब लोग, क्या हम निकाल पा रहे हैं? ठीक? तो कैसे निकालेंगे हम लोग? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की जगह आप इस इक्वेशन में 0 लिख दीजिए, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 35 इंटू 0 0 हो गया, तो सेल्स इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? एज ए बिजनेस एनालिस्ट तो हम कहेंगे सर प्रिडिक्टिव मॉडल ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे 0 रुपीज़ खर्च करेंगे, तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी? 300 लाख रुपीज़ सेल्स आपकी फिर भी हो जाएगी। इससे एक और चीज़ निकल के आ रही है, इसका मतलब कंपनी की एक अच्छी ब्रांड ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो चुकी है, और अगर हम एडवर्टीजमेंट पे नहीं भी खर्च कर रहे हैं, बट स्टिल द कंपनी विल मेक ए सेल्स ऑफ 300 लाख रुपीज। ठीक? एक और केस देखते हैं। हमने कहा सर यहाँ पे तो स्लोप पॉजिटिव आ गया, क्या स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है? तो मान लीजिए स्लोप या एम की वैल्यू हमारी -35 आ गई, मतलब +35 की जगह -35 आ गई, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेल्स इक्वल टू 300 माइनस 35 इंटू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसी स्लोप माइनस होगा, इसका मतलब क्या होगा? अब जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, सेल्स आपकी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप माइनस है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में अगर हम 1,00,000 रुपए खर्च करें, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 300 माइनस 35 इंटू 1, तो इसका मतलब 35 लाख रुपीज हमारे क्या हो जाएंगे? 300 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक? तो इससे एक जो इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का सेल्स पे रिवर्स इम्पैक्ट